नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 9 and 11। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल, अंडर फ्लाई ओवर, सिधारी, आजमगढ़। बुकिंग ओपन। वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल, सिविल लाइन, आजमगढ़। रेनबो कॉलेज, महुआ मुरारपुर, सठियाव, आजमगढ़। द स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बेलहरा, सठियाम, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां 5 बार विधायक रहे आलम बदी का निधन केवल समाजवादी पार्टी के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी एक बड़ी क्षति है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में यह सिद्ध किया कि जन सेवा, सादगी, ईमानदारी और मजबूत चरित्र ही किसी राजनेता की वास्तविक पहचान होती है। उनके निधन से एक ऐसा जन नेता इस दुनिया से विदा हो गया जिसकी मिसाल आज की राजनीति में बहुत कम देखने को मिलती है। उनके समर्थक, कार्यकर्ता और राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी उनकी शालीनता, सादगी और सिद्धांत निष्ठा को हमेशा सम्मान के साथ याद करेंगे। यही कारण रहा कि गुरुवार को जब उनके कुर्मी टोला आवास से उनका जनाजा निकालना था तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं उनके अंतिम दर्शन के लिए दलीय सीमाएं टूट गईं। कुर्मी टोला से लेकर जामे तुरशाद कब्रिस्तान तक गए जनाजे में शामिल होकर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि ने जिले के लोकप्रिय नेता को अंतिम विदाई दी। नगरवासियों ने भी जनाजे में शामिल होकर नम आंखों से विदा किया। कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान तो कुछ दिन पहले ही उनसे मिलकर कुशल क्षेम पूछा था। निधन के बाद घर से लेकर कब्रिस्तान तक श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र के विधायक रमाकांत यादव की पत्नी रंजना यादव ने घर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके अलावा सपा सांसद धर्मेंद्र यादव व दरोगा प्रसाद सरोज, पूर्व मंत्री बलराम यादव, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, बेचई सरोज, कमलाकांत राजभर, डॉक्टर संग्राम यादव, नफीस अहमद, अखिलेश यादव व पूजा सरोज, सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व MLC राकेश यादव गुड्डू, पूर्व राज्यसभा सदस्य नंद किशोर यादव, जुरार अहमद, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कौशल कुमार सिंह मुन्ना, तेज बहादुर यादव, बसपा नेता जगदीश गुप्ता, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, बीजेपी नेता अखिलेश मिश्र गुड्डू, मनोज यादव, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल नेता तलहा रसादी, डॉक्टर महात्म दुबे, डॉक्टर भक्त वत्सल, परवेज अहमद सहित काफी संख्या में राजनीतिक दलों के लोग, पत्रकार, समाजसेवी आदि शामिल रहे। क्या कुछ कहना है मुस्तजाब आलम आजमी, आलम बदी के पुत्र और तलहा रसादी, नेता राष्ट्रीय उलमा काउंसिल और विजय यादव, वरिष्ठ पत्रकार का, सुनिए। राजनीति सफर उनका तो किसी से छुपा नहीं है। पूरी तरह से ईमानदारी का वो एक मिसाल थे। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ही एक मिसाल। 92 ईयर में 5 बार विधायक हुए और क्षेत्र की जनता उनसे पूरी तरह से मुतमईन थी और इनको बहुत प्यार करती थी। जब भी इलेक्शन होता था, इलेक्शन के बीच कभी भी जाते थे वो मैदान में, तो जनता कहती थी कि आप घर बैठिए, आपको लोग वोट दे के जिता देंगे। और जनता जो है दिन ब दिन लीड बढ़ाती ही गई और एक मिसाल थे हिंदुस्तान के लिए। और राजनीतिक सफर में बहुत बड़ी क्षति है, इसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। कोई ऐसा उनका ख्वाब रहा हो जो राजनीतिक क्षेत्र में या आजमगढ़ या क्षेत्र के बारे में जो नहीं कर पाए? तो ख्वाब क्या था, जो अपने हिसाब से जो कर सकते थे वो करते थे। जनता के बीच रहते थे, जनता जो भी कह देती थी वो करा देते थे। विकास हर गांव में किया उन्होंने, कोई भी हो रहा हो, हर गांव में 99% गांव में उन्होंने काम कराया है। ये एक मिसाल है।
इस्लामाबाद का ये मिसाल है। खुद खुद जाके देखते थे काम और खुद नापते थे, खुद खड़े होकर करवाते भी थे। जनता इसलिए उनको प्यार करती थी, बार बार जिताती थी। 5 बार विधायक रहे 5 बार विधायक। निजामाबाद से। जी कोई राजनीतिक गुरु उनका जो आपको याद हो या बताते रहे हो? हाँ, राजनीतिक गुरु उनके थे डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब, ये कौन सा? मुस्लिम मजलिस के बानी थे और उनके साथ इन्होंने सफर शुरू किया था राजनीति का। सन क्या था? मुस्लिम मजलिस पार्टी का नाम था। वो 83 जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई थी। जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी और पार्टी के कई विधायक भी थे और वहीं से राजनीति सफर इनका शुरू हुआ था। सपा में कब आए? सपा में 96 में नेताजी ने बुला के उनको टिकट दिया, बुला के नहीं भेज के घर भेज के उनको कहा कि आप हमारी पार्टी से टिकट चुनाव लड़े और लड़े, जीते। फिर लगातार वो जीते रहे। एक बार बीच में जीते हारे थे, फिर लगातार जनता ने उसको बरकरार रखा। 2012 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनी, तो बता रहे थे कि मंत्री पद से हाँ, विधायक ने ठुकरा दिया। नेताजी ने बुला के कहा था। नेताजी ने भी अपनी सरकार में बनाने को कहा था। उन्होंने कहा नहीं, मैं जनता के बीच रहूंगा, मंत्री बन के नहीं होगा। कब से बीमार चल रहे थे और कितने दिन तक हॉस्पिटल में? तकरीबन 1.5 महीने से थे। क्या हुआ? 1 महीने से निमोनिया हुआ था और फिर उसमें हार्ट में दिक्कत आई तो पेसमेकर लगा था। फिर हम लोग 1 हफ्ता पहले आए थे, ठीक ठाक था, हम इम्प्रूव कर रहे थे, लेकिन रात अचानक तबीयत बिगड़ी और सफर खत्म हो गया। देखिए, माननीय विधायक जी आलमबदी साहब 5 बार विधायक रह चुके थे और आजमगढ़ क्या पूरे पूर्वांचल और मैं अगर कहूँ पूरे उत्तर प्रदेश में ईमानदारी का वो चिराग थे जिसकी मिसालें दशकों से दी जा रही थी और आने वाले कई दशकों तक दी जाएगी। सामंतवाद, दिखावा, भौकाल और भौतिकता की इस राजनीतिक दौर में विधायक जी सादगी, ईमानदारी, नैतिकता, प्रिंसिपल, सिद्धांत की ऐसी मिसाल थे जिसके जो युवा पीढ़ी के लिए, मौजूदा राजनीतिक पीढ़ी के लिए एक ऐसा मिसाल थे जिसको लोग आज भी फॉलो करते रहे और आइंदा भी फॉलो करेंगे। वो एक बहुत बड़ा आजमगढ़ का गौरव थे, उत्तर प्रदेश का गौरव थे, भारत का गौरव थे। आज का दिन एक काला दिन है और हम सब के लिए बहुत अफसोसनाक है कि आलमबदी साहब का जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और पूरा आजमगढ़ आज उनके लिए रो रहा है। कब वो पहली बार कब विधायक बने? देखिए, मैंने बताया कि ये 5वीं बार वो विधायक बने थे और इससे पहले वो मुस्लिम लीग से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और उसके बाद समाजवादी पार्टी में वो आए और लगातार जब तक चुनाव लड़ते रहे, विधायक बनते रहे। वो ऐसे एक व्यक्ति थे जब आज लोग विधायक और मंत्री बनने के लिए लोग तड़पते हैं, क्या क्या नहीं करते, साम दाम दंड भेद, उनको मंत्री पद मिलता रहा, उन्होंने उसको ठुकराते रहे। तो उनके अपने सिद्धांत की राजनीति करते थे, ईमानदारी की राजनीति करते थे, वसूल की राजनीति करते थे और इसीलिए किसी भी दल के लोग आप देखिए आज उनके यहाँ आवाज़ पर हर दल के तमाम दलीय सीमाएं टूट चुकी हैं। हर दल के लोग, हर क्षेत्र के लोग, हर विभाग के लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, सबकी आंखें नम है और विधायक जी को याद कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ लोग अपने परिवारवाद को या लड़के को राजनीति में उतारते हैं, विधायक जी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। कितना साथी यही सब तो उनकी थी ना कि वो, मैंने कहा कि सिद्धांत की वो राजनीति करते थे। उनके लिए कई बार लोगों ने कहा, हम लोगों ने भी कहा कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चे को सामने आप पेश करें, बाबू भाई जो उनके मुस्तजीब आलम जो बेटे हैं, पर कभी वो उस चीज़ों पे नहीं। उन्होंने कहा कि राजनीति में मैं राजनीति करने के लिए नहीं, सेवा भाव से आया हूँ। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, वो इंजीनियर थे, बाहर अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, उसको छोड़कर वो चले आए लोगों के बुलाने पर। पूरा जीवन उनका संघर्ष का रहा। आप उनका जीवन देखेंगे, उनकी जीवनी देखेंगे तो ये मिसाल थे। इसलिए मुझे लगता है कि उनका जाना सिर्फ आजमगढ़ के लिए नहीं, सिर्फ पूर्वांचल के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। अपने लोगों के लिए उन्होंने 2012 में मंत्री पद ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं मंत्री बन जाऊंगा तो अपने लोगों से नहीं मिल पाऊंगा, उनकी समस्याओं को नहीं सुन पाऊंगा। असल यही चीज़ थी कि वो वही ज़मीन से जुड़े हुए थे। अक्सर उनकी फ़ोटो आपने देखा, वो कभी ज़मीन पे बैठे हुए हैं। जब कोई ठेकेदार उनके
क्षेत्र में ठेका नहीं लेना चाहता था, क्योंकि कमीशन नहीं मिलता था लोगों को। वो खुद सड़क नापने लगते थे, वो खुद नालियां नापते थे, वो खुद ईंटे की मोटाई देखते थे, वो खुद इंजीनियर होने के नाते टेक्निकल चीज़ों को जानते थे। ज़मीन पे बैठे हुए हैं, सादगी से चल रहे हैं, मोटरसाइकिल से विधानसभा जा रहे हैं, एक गाड़ी से चलते थे, पूरा चुनाव एक गाड़ी से वो लड़ते थे। कोई आज जिस तरह की भौतिकता की राजनीति होती है, दिखावे की राजनीति, कोई इस तरह की उनकी जो दिनचर्या थी या जो उनका व्यवहार था या जो उनका काम करने का तरीका था, वो सब एक मिसाल था और लोग उसे आने वाले कई दशकों तक याद करते रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में उनका आइकॉन कौन था? गुरु। अब देखिए, ये तो सबसे पहले तो डॉक्टर फरीदी साहब को बहुत माना करते थे, अपने राजनीतिक गुरु के तौर पर डॉक्टर फरीदी साहब को मानते थे। उसके बाद उन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी को अपना राजनीतिक गुरु माना और उनके सिद्धांतों पे चलता रहा और ईमानदारी से, वफादारी से जहाँ थे वो ईमानदारी से वहाँ पे लगे रहे। विधायक जी का कोई ऐसा रहा हो जो काम न कर पाए हो 5 बार की विधायकी में, कोई ऐसा अपने क्षेत्र अब में? इसका जवाब तो उनके बेटे, जो उनके प्रतिनिधि भी थे बाबू भाई, वो दे पाएंगे कि ऐसा कोई ख्वाब जो वो पूरा नहीं कर सके। पर ये चीज़ थी कि हम लोग अक्सर आया करते थे, उनके पास बैठा करते थे। मैं जबकि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से हूँ, दूसरे दल से, उसके बावजूद वो उनके क्षेत्र को लेकर हमेशा फिक्र रहती थी, क्षेत्र की जनता को लेकर। और सिर्फ ये नहीं कि निज़ामाबाद या आजमगढ़ के विषय पे, पूरे देश की जो राजनीतिक हालात थे उस पर उनकी नज़र रहती थी। अभी 2-4 रोज़ पहले मेरी मुलाकात हुई, बहुत बीमार थे, उसके बावजूद वो पूछने लगे कि क्या हो रहा है, किस तरह से, ऐसे कैसे जो हालात है देश के, कैसे सुधार आए। तो जो आदमी की फिक्र थी, उनकी शख्सियत जो थी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मुजस्समा थी और हम सब उनको याद करते हैं और हम उम्मीद करते हैं और हमारी दुआ भी है कि जो उनके परिवार के लोग हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल सके और हम सब भी उनकी लेगेसी को फॉलो कर सकें। आप कितना कमी महसूस करते हैं आजमगढ़ या? आप देखिए, अभी यहाँ आप रात भर लोग सोए नहीं, लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ, तांता लगा हुआ। और जैसा कि मैंने कहा कि दलित समीकरण टूट चुका है, कोई दलित सीमाएं नहीं है, कोई धार्मिक सीमाएं नहीं, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, हर क्षेत्र के लोग, हर दल के लोग, हर विभाग के लोग यहाँ मौजूद हैं। और अभी जब विधायक आलमबदी की राजनीतिक सफर के बारे में? यह जब तक सपा नहीं बनी थी तब तक ये मुस्लिम लीग के तौर पर राजनीति कर रहे थे और उससे एक बार यह लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे 1989 में। आजमगढ़ में उस समय कई इनकाउंटर हुए थे जिसको लेकर के यह लड़ रहे थे। उस संबंध में काफ़ी इन लोगों ने संघर्ष किया था, जिसके चलते मतलब पूरे जिले में इनकी एक छवि थी कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होते हैं ये। जब समाजवादी पार्टी का 1993 में गठन हुआ तो उस समय क्योंकि मुलायम सिंह जी को भी ज़रूरत थी तो उन्होंने इनको जोड़ा अपनी पार्टी के साथ और उसके बाद ये चुनाव लड़े। इनको उन्होंने टिकट दिया और ये निजामाबाद से चुनाव लड़े, पहली बार ये जीते सपा बसपा के गठबंधन में। 2007 में ये एक बार चुनाव डिफीट कर गए थे बसपा के अंगद यादव से। उसके बाद से ये लगातार आज तक विधायक हैं। 5 बार विधायक हैं निजामाबाद से। जी, एक अलग छवि थी, विधायक ईमानदार। निश्चित तौर से उनकी एक अलग छवि थी। पहली बात कि उनको यह था कि वो अपने कार्यों के प्रति विशेष तौर से स्वयं निगरानी रखते थे, चाहे उनके यहाँ सड़क बन रही हो, चाहे खड़ंजा लग रहा हो, तो स्वयं निगरानी करते थे, तो स्वयं मौके पर जाते थे। तो इस नाते उनकी एक छवि थी कि वो अपनी देख रेख में काम कराते हैं और उनको थोड़ा समझाना बहुत कठिन काम था, लेकिन समझा ले गए आप तो सही बात के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो गोरखपुर से इंजीनियरिंग किए थे, वहीं नौकरी भी किए थे, इस्तीफा दे करके आए थे राजनीतिक क्षेत्र में, क्योंकि उनके पिताजी वहाँ अध्यापक थे। उस दौर में गोरखपुर रहे। आज के दौर में जैसे परिवारवाद की राजनीति चल रही है हर जगह, ऐसे में इनको आप कहाँ देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि कोई गार्जियन ये नहीं चाहेगा कि मेरा लड़का या मेरा परिवार सेटल ना हो। ये इससे तो कोई अछूता नहीं है। अगर यह कोई कहता है तो वो अपने आप में ढोंग करता है।
हाँ, इनकी एक खासियत यह जरूर थी कि ये अपने बेटे का भी परिचय अधिकतर नहीं कराते थे, अधिकारियों से हो चाहे नेताओं से हो। उनके साथ क्योंकि जब उम्र ज़्यादा हो गई थी तो उनका सबसे छोटा बेटा, जो जिसको लोग बाबू के नाम से जानते हैं, वो उनके साथ रहता था। आखिरी दौर में जब उनके शुभचिंतकों ने या उनके चाहने वालों ने कहा कि आप इसको लेके जाते हैं तो इसका परिचय क्यों नहीं कराते हैं, तो बहुत कहने सुनने के बाद कभी कभार, लेकिन उनका यह कहना था कि क्या मुझको मेरे बाप ने बनाया है। उनका एक शब्द था, क्या मेरे बाप ने मुझको ले आया है तो मैं क्यों करूं, इसको जो बनना होगा अपने आप बन जाएगा। ये उनकी थिंकिंग थी, ये उनकी समझ थी। आज के दौर में जहाँ लोग दिखावे की राजनीति करते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगे शौक पालते हैं, लेकिन विधायक नहीं, विधायक जी इससे बहुत दूर थे। वो बहुत मामूली सा वो टांडा वाला कपड़ा आता है, उसी को एक थान खरीदते थे, जैठ कुर्ता पजामा हो गया वो सिलवा लेते थे और उसी को पहनते थे। न उनको प्रेस करने का कोई बहुत वो रहता था, शौक रहता था, न उसको वो नील लगा करके वही धुलना और हाथ से ही बहुत साधारण तरीके से सड़क पर बैठ करके वो आपसे बात कर लेते थे। एक बार तो यहीं सड़क के सामने एक आदमी को कुछ समझाना था तो उन्होंने चाक एक लेकर के उसी सड़क पर ही नक्शा उक्सा बना के उसको समझाने लगे। परिवार में कौन कौन है? परिवार में उनकी पत्नी की 1.5 साल पहले निधन हो गया था बीमारी के बाद। 6 बच्चे उनके और एक बेटी थी, उसका भी संभवतः निधन हो गया है। बच्चे सब उनके विवाहित हैं, सब कुछ न कुछ कर रहे हैं। एक कोई छोटा बेटा था, वो उनके साथ रहता था। जैसे नेता का जाना आप आजमगढ़ में क्या कमी महसूस करते हैं? निश्चित तौर से देखिए, काम धाम होना अपनी जगह पर बात है, लेकिन एज ए गार्जियन के रूप में निश्चित तौर से हम लोग उनकी कमी महसूस करेंगे। और आलमबदी चाहे आपसे एक बार परिचय हो गया, 2 बार परिचय हो गया, तो आप कहीं मुसीबत में हैं तो जरूर वो पहुंचने का प्रयास करते थे, आपके हाल चाल लेते थे, फोन से ही लेते थे, कोशिश करते थे पहुंचने की, पहुंच भी जाते थे। उनके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, लेकिन अब उसके लिए सबका कोई मतलब नहीं है। अक्सर उनको देखा जाता था कि पैदल या स्कूटर से ही विधानसभा चले जाते थे, कभी कभी साइकिल भी चलाते थे। वो उनको बताया ना कि वो एकदम सिंपल रहने का प्रयास करते थे, सिंपल ढंग से बात करना। उनके में यह नहीं था कि मैं, ये बहुत वो कहते थे कि मैं, एक शब्द वो बार बार यूज करते थे कि वो थोड़ा सा कि मैं 2 कौड़ी का आदमी हूं, तो मुझको वो अपने को मानना चाहिए। खबर आजमगढ़ से है, जहां निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक आलमबदी आजमी का बुधवार देर रात आजमगढ़ शहर के कुर्मीटोला स्थित अपने आवास पर निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। उस समय से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। उनका लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा था, जहां से हालत में विशेष सुधार न होने पर चिकित्सकों ने 13 जुलाई को उन्हें घर भेज दिया। बुधवार रात करीब 11:30 पर उन्होंने अपने आवास पर अंतिम सांस ली। विधायक के निधन की खबर फैलते ही समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उनके आवास पर पहुंच गए। गुरुवार सुबह से ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले लोगों का तांता लगा रहा। लोगों ने दिवंगत विधायक के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आलमबदी विधायक का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ 4 बजे मुकेरीगंज स्थित जाने तुर्रशाद कब्रिस्तान में किया जाएगा। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है।
राजनीतिक और सामाजिक जगत के लोगों ने इसे आजमगढ़ की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया। आलम बदी आजमी का राजनीतिक सफर बेहद लंबा और प्रभावशाली रहा। वह कुल 5 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए निजामाबाद सीट से विधायक चुने गए। उन्होंने पहली बार वर्ष 1996 में जीत दर्ज की। इसके बाद 2002 में दोबारा विधायक बने। वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बसपा के अंगद यादव से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी करते हुए 2012, 2017 और 2022 में लगातार 3 बार विधायक निर्वाचित होकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी नेता मनोज यादव को 34,187 वोटों के भारी अंतर से हराया था। आजमगढ़ सदर से समाजवादी पार्टी के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, निजामाबाद से 5 बार के सपा विधायक आलम बदी आजमी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि आलम बदी जी एक महान और आदर्श पुरुष थे जो हमेशा जनता और समाज से गहराई से जुड़े रहे। वे हमेशा बेबाकी से जनता की आवाज उठाते थे और अपने उसूलों व सिद्धांतों पर अटल रहकर कार्य करते थे। उनके जाने से पार्टी और समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करे। वे बहुत ही अच्छे थे और सुलझे हुए व्यक्तित्व के इंसान थे जिन्होंने एक इतिहास दर्ज किया है। वे हर वर्ग और समाज के लोगों की चिंता करते थे और हमेशा पिछड़ों व जरूरतमंदों के हक के लिए काम करते थे। क्या कुछ कहना है दुर्गा प्रसाद यादव सपा विधायक का, सुनिए। देखिए, आलम बदी एक महान पुरुष थे और जनता से बराबर जुड़े हुए थे। समाज के लिए बराबर बात करने वाले आदमी, एक आदर्श विधायक। इनकी ऐसा आदमी विधायक कोई है नहीं, रहा नहीं, आज हमारे बीच में नहीं है। दुख तो बहुत है, हमारी पार्टी की क्षति भी हुई है। पर हम एक शर्त प्रार्थना करेंगे कि इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शांत कीजिए। और मैं ऐसे महान पुरुष को, जब मेरा अच्छा ताल्लुकात भी था, मेरा पर्सनल भी बातें चीजें होती रहती थी। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति मानी जाएगी, इसको किस तरह से पूरी करेंगे? नहीं, पूरी है, मगर क्षति तो हुई है। इनका विचार, इनका सिद्धांत, इनका असूल था, जनता के लिए फ्री थे, उसमें रह करके काम करते थे। तो ऐसे महान पुरुषों को तो याद करना, याद ही किया जाता है। इतिहास है, इन्होंने एक इतिहास दर्ज किया है। एक अच्छे आदमी थे, इनका व्यक्तित्व बहुत बढ़िया था और सबके लिए, हर समाज के लिए चिंतित रहते थे। कोई बात कहते थे, हमें केवल जो पिछड़े लोग हैं उनमें काम करने की जरूरत है, बराबर हम लोग को बताने का काम करते थे। तो इनका है तो असूल सिद्धांत रहा है, आज हमारे बीच में नहीं है। पार्टी की क्षति तो हुई है, पर हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि इनकी आत्मा को शांति दे। मैं अपने बच्चे को बहुत समाज के लिए भी करता हूँ। खबर आजमगढ़ से, जहां प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के घोषित परिणाम में मोशन एजुकेशन आजमगढ़ के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। संस्थान के कई छात्रों ने शानदार अंक और अखिल भारतीय रैंक हासिल कर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। परिणाम घोषित होते ही संस्थान में खुशी का माहौल रहा। विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों ने एक दूसरे को बधाई देकर इस उपलब्धि का जश्न मनाया। संस्थान के शीर्ष सफल विद्यार्थियों में आदित्य कुमार ने 610 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक 7392 हासिल करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं मोहम्मद अशफर ने 551 अंक अर्जित कर ऑल इंडिया रैंक 36,745 के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। इनके अलावा भी संस्थान के कई विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, जो मोशन एजुकेशन की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नियमित मार्गदर्शन और विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। इस अवसर पर मोशन एजुकेशन
आजमगढ़ के निदेशक देवेंद्र प्रताप सिंह ने सभी सफल विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संस्थान का उद्देश्य केवल बेहतर परिणाम देना नहीं बल्कि आजमगढ़ को मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा क्षेत्र में पूर्वांचल का अग्रणी शिक्षा केंद्र बनाना है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक विद्यार्थी नीट और जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में उत्कृष्ट रैंक प्राप्त कर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश लें और जनपद का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करें। उन्होंने बताया कि मोशन एजुकेशन आजमगढ़ में विद्यार्थियों को कोटा स्तर की शिक्षा, अनुभवी फैकल्टी, नियमित टेस्ट सीरीज, व्यक्तिगत मेंटरशिप तथा अनुशासित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराता है। इसी समर्पित प्रयास का परिणाम है कि संस्थान के विद्यार्थी लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है, पहले देवेंद्र प्रताप सिंह, निदेशक मोशन एजुकेशन का सुनिए। मेरा नाम देवेंद्र प्रताप सिंह है, सेंटर डायरेक्टर मोशन आजमगढ़ सेंटर। हम लोग अपने यहाँ नीट और जेईई के बच्चों की तैयारी कराते हैं। इस समय मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि हमारे नीट के बैच में हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें कि बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो किस तरह का अनुभव रहा जो यहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर्स हैं और बच्चों की तरफ से कितने प्रयास किए गए जिन चीजों को लेकर के मोशन में कामयाबी? हम लोग का ये पूर्णतः प्रयास रहता है कि बच्चों को शुरू से गाइडेंस के साथ मार्गदर्शन दिया जाए, ताकि बच्चों का टेस्ट सीरीज से लेके बच्चों के क्लास में बच्चों का डाउट जो भी दिक्कत आ रही है, हम लोग लगातार बच्चों के साथ लगने का आज ये परिणाम ये है कि बच्चों ने सफलता हासिल की है। आगे आने वाले बच्चों को क्या मैसेज रहेगा? आगे आने वाले बच्चों को हम लोग ये अपने मोशन एजुकेशन के परिवार की तरफ से ये सलाह ये देना चाहेंगे कि आप लोग प्रयास करते रहें और जितनी मेहनत हो सके करें। जब भी मौका मिले अच्छे से अच्छे मेहनत करके और अच्छी से अच्छी संस्थान में लेके और मोशन जैसे संस्थान में अपना सारा सपना पूरा करें। वहीं सफल विद्यार्थियों ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और मोशन एजुकेशन आजमगढ़ के शिक्षकों के सतत मार्गदर्शन तथा निरंतर अभ्यास को दिया। संस्थान ने सभी सफल विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। क्या कुछ कहना है आदित्य कुमार सफल छात्र और मोहम्मद अशफर सफल छात्र का सुनिए। मेरा नाम आदित्य कुमार है। मेरी इस साल नीट में 610 मार्क्स है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 7392, कैटेगरी रैंक 3181 है। इस कामयाबी को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करी आपने? मैंने 2 साल से मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ और पिछले साल मेरा कुछ मार्क्स से रह गया था, तो इस साल मैंने मोशन के साथ जुड़कर सही गाइडेंस के साथ तैयारी की है, तो मेरा मार्क्स इम्प्रूव हुआ है और मेरा नीट में इस साल सिलेक्शन हुआ है। कितने प्रयासों के बाद आपको कामयाबी मिली? ये मेरा तीसरा प्रयास था। तो मोशन का सहयोग किस तरह से रहा? यहाँ के जो टीचर्स हैं, मोशन एजुकेशन ने मेरे तैयारी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। यहाँ के टीचर्स ने काफी सपोर्ट किया। यहाँ के रेगुलर टेस्ट, बीटीएस टेस्ट सीरीज और डाउट सेशंस काफी मेरे लिए हेल्पफुल रहे हैं। जब भी मैं डाउट पूछने जाता था तो मेरा पूरा डाउट क्लियर होता था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशफर। अशफर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अशरफपुर बनकट आजमगढ़। तो नीट में आपने कामयाबी हासिल की है और मोशन में आपने पढ़ाई की है। हाँ। किस तरह की तैयारी? तैयारी बहुत अच्छी रही। यहाँ के फैकल्टी और स्टाफ बहुत सपोर्ट किया मेरे इस जर्नी में। मैं जब भी डाउट पूछता था तो डाउट तुरंत क्लियर होता था यहाँ पर। और यहाँ के टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है। मैं रेगुलर यहाँ पर टेस्ट भी दिया और जो भी डाउट था सब कुछ क्लियर किया। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र में झाड़ फूक और तंत्र मंत्र के नाम पर 2 सगी बहनों से दुष्कर्म तथा तीसरी बहन से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिछले 4 से 5 वर्षों से तांत्रिक बनकर परिवार का विश्वास जीतकर कथित रूप से महिलाओं का शारीरिक शोषण करता रहा। पुलिस के अनुसार 22 जुलाई 2026 को पीड़िता ने थाना फूलपुर में तहरीर देकर बताया कि गहनी खुर्द निवासी महफूज पुत्र अबू बकर उनके घर
वर्षों से आता जाता है। घटना वाले दिन उसने माता पिता को मंत्र जाप के बहाने बाहर बैठा दिया और घर के अंदर झाड़ फूंक के दौरान पीड़िता से दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद पीड़िता की 2 सगी बहनों ने भी आरोप लगाया कि महफूज ने तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक के नाम पर उन्हें डराकर कई वर्षों तक उनका यौन शोषण किया। साथ ही किसी को जानकारी देने पर तांत्रिक विद्या से जान से मारने की धमकी देता था। मामले में थाना फूलपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत फूलपुर पुलिस ने 22 जुलाई की रात करीब 11:26 पर आरोपी महफूज उम्र 40 वर्ष निवासी गहनीपुर थाना फूलपुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही। गिरफ्तारी करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार वर्मा एवं कांस्टेबल गौरव यादव थाना फूलपुर शामिल रहे। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां साइबर सेल और महाराजगंज थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सोशल मीडिया पर फ्री फिल्म और वेब सीरीज डाउनलोड कराने के नाम पर एपीके फाइल भेजकर लोगों के मोबाइल हैक करता था और बैंक खातों से रकम निकालकर ठगी करता था। पुलिस ने उसके कब्जे से साइबर ठगी की रकम से खरीदी गई करीब 3,50,000 रुपये की नई बुलेट मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फ़ोन, एक कोटरचित आधार कार्ड और नकदी बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में साइबर सेल और थाना महाराजगंज की टीम ने 22 जुलाई को नया चौक क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान सूचना के आधार पर प्रतापपुर पुलिया के पास घेराबंदी की। इस दौरान बुलेट मोटरसाइकिल से आ रहे संदिग्ध युवक को रोककर तलाशी ली गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कृष्णा कुमार उम्र 28 वर्ष पुत्र राजदेव राम निवासी ग्राम नवरार टिपुरार खालसा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई। तलाशी में उसके पास से एक सैमसंग मोबाइल, एक आईफोन, एक फर्जी आधार कार्ड तथा 1,330 रुपये नकद बरामद हुए। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह कूटरचित आधार कार्ड के जरिए जनसेवा केंद्रों से साइबर ठगी की रकम निकालता था। बरामद आईफोन उसके साथ ही आशीष कुमार निवासी मीठापुर पटना बिहार का है, जिसका इस्तेमाल म्यूल खातों में पंजीकृत फर्जी मोबाइल नंबरों पर आने वाले OTP प्राप्त करने के लिए किया जाता था। आरोपी ने अभी स्वीकार किया कि वह अपने साथियों के साथ सोशल मीडिया पर फ्री में नई फिल्म और वेब सीरीज डाउनलोड कराने के नाम पर APK लिंक साझा करता था। लिंक पर क्लिक करते ही पीड़ित का मोबाइल हैक हो जाता था। इसके बाद बैंक खातों से धनराशि म्यूल खातों में ट्रांसफर कर ATM के माध्यम से निकालकर आपस में बांट ली जाती थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से एक सैमसंग मोबाइल फ़ोन, एक आईफोन, एक कूटरचित आधार कार्ड, 1,330 रुपये नगद, साइबर ठगी की रकम से खरीदी गई 3,50,000 रुपये की नई बुलेट मोटरसाइकिल बरामद किया है। गिरफ्तार हुआ क्या है पूरा मामला और किस तरह से कार्रवाई की गई? देखिए, हमारी थाना महाराजगंज एवं साइबर सेल की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया है। इनका मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार रहता था कि प्रीमियम मूवीज़ और वेब सीरीज़ को फ्री में डाउनलोड करने का लालच देकर ये लोगों को एक APK फाइल भेजते थे। लोग उसके लालच में आकर APK फाइल पर क्लिक कर देते थे, जिससे उनका मोबाइल हैक हो जाता था और उनके अकाउंट से पैसा विड्रॉल हो जाता था। जिन अकाउंट में पैसा जाता था वो म्यूल अकाउंट्स होते थे और उनके ATM को ये लोग जैसे अकाउंट कहीं और के होते थे और ATM को भेजकर अन्य जगहों से ये पैसा विड्रॉल कराते थे, जिसमें एक अपराधी हमारे थाना महाराजगंज का रहने वाला है और उसको गिरफ्तार किया गया है। उसका काम भी साइबर ठगों से जो ATM प्राप्त होते हैं म्यूल अकाउंट के, उन ATM से पैसा विड्रॉ करके अपना कमीशन लेकर और उन पैसे को CDM कैश डिपॉजिट मशीन के माध्यम से साइबर ठगों तक वापस पहुंचाने का काम इनका रहता था। इनसे पूछताछ में जो अकाउंट आया है उस पर 17 NCRP 17 लोगों द्वारा कंप्लेन की गई हैं। कुल 22 लाख का फ्रॉड अब तक प्रकाश में आया है और भी गहनता से पूछताछ जारी है। अन्य अपराधियों के संबंध में भी हमारी टीम में लगी हुई हैं। जल्द ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को बार सभागार में हर्षोल्लासपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, विशेष अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव और नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर की गरिमामयी उपस्थिति रही। चुनाव अधिकारी शिववर्धन प्रसाद चौरसिया ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए और उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसमें अध्यक्ष भृगुनाथ राम, मंत्री मनोज कुमार राय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लवटू राम मौर्य और मुन्ना सिंह, उपाध्यक्ष पंकज और बालकृष्ण यादव, कोषाध्यक्ष
लालमोहन गिरी, सहमंत्री प्रशासन आनंद प्रकाश यादव एवं हरेंद्र यादव, सहमंत्री पुस्तकालय कृष्ण कुमार सिंह और वरिष्ठ कार्यकारिणी समिति सदस्यों में अजीत कुमार सिंह, अमरजीत कुमार मल, कुमारी आभा श्रीवास्तव, निकेश कुमार यादव, फैजान अहमद और श्यामजीत यादव। कनिष्ठ कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में अवनिंद्र प्रताप सिंह, अशोक कुमार यादव, आनंद प्रकाश सिंह, आलोक कुमार सिंह और पंकज तिवारी ने शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद नई कार्यकारिणी ने अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा और बार एसोसिएशन के कल्याण के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम में दीवानी बार एवं तहसील बार के सभी अध्यक्ष, मंत्री सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह था। आज हमने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद हम कल से अधिवक्ता समाज के हित के लिए, वादकारियों के त्वरित न्याय के लिए और कानूनी प्रक्रिया के पालन के लिए हम कल से काम पूरी शक्ति के साथ शुरू करें, ताकि आम जनता को सस्ता और सुलभ न्याय कम समय में प्राप्त हो सके। अलावा इसके अधिवक्ताओं की मर्यादा, अधिवक्ताओं के सम्मान और उनकी जो वर्तमान स्थिति है उसको सुदृढ़ करने के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहेंगे पूरे कार्यकाल तक। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे शपथ ग्रहण में उपस्थित जिले बार के समस्त अधिवक्ता संघों का हृदय से आभार करता हूं, धन्यवाद देता हूं तथा हमारे मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में सदर के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव जी, नगर पालिका अध्यक्ष तथा उनके साथ साथ हवलदार यादव जी थे, जिनका भी हम धन्यवाद देते हैं और इस डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से हम लोग का स्वागत किए, उनका वंदन किए। शपथ ग्रहण की शुरुआती 100 दिनों के भीतर ऐसे कौन से वादे होंगे जो आप वादा करते हैं कि आप पूरा कर देंगे? देखिए, हम लोग का कार्यकाल 1 साल के लिए होता है। हम 1 साल के लिए चुने गए हैं। हम कोई वादा तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं प्रयास करूंगा बार हित के लिए, अधिवक्ता हित के लिए मैं संघर्ष करूंगा। जहां तक न्याय की बात है, इसके पहले भी मैं आपके माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय को संबोधित कर चुका हूं और आज भी मैं इस चीज़ को दोहरा रहा हूं। यदि उनका नियंत्रण अपने अधीनस्थ न्यायालय, अपने कर्मचारियों पर रहेगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि मैं पूर्ण रूप से कोर्ट में काम करूंगा और कराऊंगा। बात नुकसान हो जाती है, जिससे वकीलों और जो मुवक्किल उनका भी नुकसान होता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, यह प्रश्न जो आपके द्वारा उठाया गया कि बात बात पर हड़ताल हो जाती है। अधिवक्ता कभी भी अपने लिए कोई व्यक्तिगत हड़ताल नहीं करता है। हम अपने क्लाइंट के लिए, हम अपने न्याय के लिए लड़ते हैं। जब पीठासीन अधिकारी द्वारा हमारी दी गई व्यवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया जाता है, सारे प्रोसेस से हटकर आदेश पारित किए जाते हैं, जिसको लेकर हमारे भाई या हम लोग उत्तेजित होते हैं, उसके बाद भी हम आला अधिकारी से प्रयास करते हैं कि वार्ता के माध्यम से समस्या का निदान हो। लेकिन जब आला अधिकारी द्वारा भी हमारी सुनवाई नहीं होती है, तब हमारी मजबूरी है कि हम न्यायिक कार्य से विरत रहते हैं, सड़क पर जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। केसों के निस्तारण की जहाँ तक माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा बार बार मीटिंग ली जाती है अपने समस्त एसडीएम, तहसीलदार, सारे लोगों का, और ये कहा जाता है कि शासन द्वारा, राजस्व परिषद द्वारा समय के अंदर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, मैं पूर्ण रूप से माननीय जिलाधिकारी महोदय का समर्थन करता हूँ। लेकिन गुणवत्ता है क्या? हमारे अधिवक्ता भाइयों द्वारा आर्गूमेंट कर दिया जाता है, पत्रावली तिथि में नियत हो जाती है आदेश में, लेकिन महीनों 2 महीने उपरोक्त पत्रावली में आदेश समय से नहीं आते हैं। बल्कि इतना नहीं होता है, हमारे साथ दोहन किया जाता है, पुनः पत्रावली के तिथि में लगा दिया जाता है, जिसका मुख्य रूप से कारण हमारे अधिकारी गण हैं। हमारी तरफ से
हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं, हम लोग हमेशा सहयोग करते हैं कि नहीं, हमारे क्लाइंट को, हमारे वादकारी को न्याय मिले। खबर आजमगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने अतरौलिया क्षेत्र के भगतपुर गांव में जन सुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने मुख्य रूप से पेंशन, राशन वितरण और आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली व अपनी शिकायतें दर्ज कराई। जन सुनवाई पोर्टल के दौरान जब डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने आंगनवाड़ी केंद्र का जायजा लिया तो वहां बच्चों की अनुपस्थिति देखकर वह बेहद नाराज हुई। उन्होंने मौके पर मौजूद बाल विकास परियोजना अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, जब आपको पहले से जानकारी थी कि निरीक्षण होने वाला है तो बच्चों को केंद्र पर रोका जाना चाहिए था। जन सुनवाई में उपस्थित महिलाओं ने आयोग के सदस्य के सामने गांव में पेंशन योजना, खस्ताहाल सड़कों के निर्माण और आयुष्मान कार्ड बनने में आ रही दिक्कतों को प्रमुखता से उठाया। इस पर उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को जन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए। भगतपुर के बाद उन्होंने निर्माणाधीन कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति को देखकर उन्होंने स्थानीय ग्राम प्रधान के प्रयासों की सराहना की। हालांकि गलत जगह निरीक्षण कराने पर उन्होंने डीपीआरओ को जमकर फटकार लगाई। नाराजगी जताते हुए डॉक्टर मौर्य ने कहा कि हमें अतरौलिया स्थित चालू कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण करना था, लेकिन आप हमें निर्माणाधीन विद्यालय ले आए। यहाँ निर्माणाधीन परिसर में हम किससे पूछताछ करेंगे और किसकी समस्याएं सुनेंगे। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर प्रियंका मौर्य अतरौलिया थाने पहुंची। वहां उन्होंने जन सुनवाई कक्ष, थाने के अभिलेखों के रखरखाव और महिलाओं से जुड़ी शिकायतों की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मैम, आज विकास खंड अतरौलिया में जन सुनवाई चौपाल लगाया है, क्या दिशा निर्देश दिए इसके बारे में? देखिए, महिलाओं के उत्थान के लिए उनको मुख्यमंत्री की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके, इसी पर्सपेक्टिव में आज इस जन चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें मैंने अवगत कराया है इन लोगों को कि कैसे आप योजनाओं का लाभ उठाएं, इनको अवगत कराया है। बेसिकली पूरा ये प्रोग्राम अवेयरनेस पे था महिलाओं के लिए। महिलाओं की कुछ समस्याएं भी थी, उनको किस तरह से निस्तारित किया जाएगा? हाँ, उनकी बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिसके बारे में उन्होंने मुझे अवगत कराया है, हमने नाम नोट कर लिया है। और जैसा कि मैंने बताया कि राज्य सरकार की बाल सेवा सामान्य के तहत एक ऐसी भी योजना है जिसमें 2500 रुपया मिलता है। अगर महिला या पुरुष किसी की भी मृत्यु हो गई है तो दोनों में से एक व्यक्ति जो है और उसके जो 2 बच्चे हैं उनको राज्य सरकार की तरफ से 2500 रुपए का अनुदान मिलता है, तो उसका भी उपयोग इन लोगों को हो सके, इन लोगों को सारी सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसी को हमने ध्यान में रखते हुए इन सारी योजनाओं के बारे में अवगत करवाया। आज आपके द्वारा आज हंडेगढ़ का निरीक्षण किया गया है, यहाँ पे लोगों की वापस शिकायतें आती है कि दवाएं जो है बाहर से मैंने खुद पकड़ा है। आज वो मेरे निरीक्षण में आज मैंने वो स्वयं पकड़ा है कि बहुत सारी महिलाएं वो पुरुष पर्चियां लेकर के घूम रहे थे। कई लोगों की ये भी शिकायत थी कि हमारा एक्सरे नहीं किया जा रहा है। तो ठीक है, जब भी औचक निरीक्षण होता है तो उसका पर्सपेक्टिव यही होता है कि जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाए। और आज ये जो कमियां मिली है इसके लिए मैं पत्र भी लिखूंगी और मेरा ये प्रयास रहेगा कि ये जो भी परेशानियां हैं इससे यहाँ की जनता को लाभ मिल सके और इनसे इनको पूरी तरीके से निजात मिल सके। सरकार चाहती है कि ग्रामीण तबके के लोगों को हर सुविधाएं मिले, लेकिन यहाँ ग्रामीणों ने बताया कि जानकारी की भी अभाव है। जानकारी का तो बहुत अभाव है, इसीलिए तो हम इन जन चौपालों का आयोजन कर रहे हैं ताकि हमारी ये जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, अगर इनको किसी चीज के बारे में नहीं पता है तो हम अवगत कराएं। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि।
फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।